अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। उसका टाइटल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग माहौल के बारे में स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि जानदार और बेजान चीज़ें जो माहौल में मौजूद हैं या इन्वायरमेंट में मौजूद हैं या ज़मीन पे मौजूद हैं, वो आपस में कौन सा ताल्लुक़ कायम करके ज़िंदगी बसर कर रही होती हैं और कौन सी चीज़ें उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो अपनी खुराक कैसे हासिल करती हैं, कौन से साइकिल्स चल रहे होते हैं, कौन से केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो हो रहे होते हैं, डिकम्पोजर्स कैसे एक्टिविटी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे रिलेट होकर काम कर रही होती हैं। इकोसिस्टम में हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना उनको डिस्कस करते हैं। हम सॉइल को देखते हैं, मिनरल्स को देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, एटमॉस्फेयर को। उसके बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। और हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हैबिटाट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी। इकोसिस्टम जो है ना वो एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी हम कहते हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ रह रही हों। जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ इकट्ठी रह रही हों तो हम उनको कहते हैं कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी में अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो कम्युनिटी में रह रहे होंगे, शेर भी रह रहा है, ज़ेब्रा भी और जिराफ भी। अगर ये तीनों स्पीशीज़ एक ही जगह पे रह रही हैं ना तो हम कहेंगे कि वो कम्युनिटी है। जिस इन तीनों की मौजूदगी जो है ना वो कम्युनिटी कहलाएगी। कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ताल्लुक़ कायम कर रहे होंगे। और इसी तरह इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है ना वो इन्वायरमेंट के को सूट कर रहा होगा, इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं। लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम बनाती हैं। जानदार चीज़ों में हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स में हम कहते हैं सूरज, चट्टानें, ज़मीन, टेम्परेचर वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं। इकोसिस्टम में फिर हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम उस ताल्लुक़ का मुताला करते हैं जो जानदारों का बेजान चीज़ों के साथ या माहौल के साथ होता है। और ये जो ताल्लुक़ होता है ना इसकी वजह से एक बैलेंस कायम हो रहा होता है, एक तवाज़ुन बरकरार रहता है इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इकोलॉजी में जब हमने कहा ना कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं फिर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स में हम कहते हैं कि जो जानदार है ना चीज़ें, जानदार हो गए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स जो है ना वो उसमें हम कहते हैं कि हमारा दर्जा हरारत, पानी, आग, टेम्परेचर, ये चीज़ें जो है ना, और हमारी गैसेज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंसेक्ट्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं। उसके बाद सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये मिल के बनाते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी कौन से अल्फाज से माखूज़ है, इकोलॉजी से क्यों कहा जाता है, इकोलॉजी होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं। द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस से माखूज़ है जिसका मतलब है घर या सराउंडिंग। सराउंडिंग हम कहते हैं आसपास की जगह। एंड लोगोज मीन्स स्टडी और नॉलेज। यानी इकोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म के घर के बारे में मुताला कर रहे होते हैं, घर की स्टडी कर रहे होते हैं। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ सराउंडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अब ये जो मुताला है ना ये इंसान के आसपास का भी हो सकता है और जानदारों में पौधे और जानवरों का भी के सराउंडिंग का भी मुताला हो सकता है। तो ये मुताला जो है ना ये इकोलॉजी के अंदर आएगा। इकोलॉजी भी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। जब साइंसी अंदाज में जानदारों का उनके माहौल के साथ ताल्लुक़ देखा जाए, उसका मुताला किया जाए, तो हम कहते हैं कि हम इकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ये मुताला करना कि जानदार जो है अपने माहौल के साथ कैसे ताल्लुक़ कायम करते हैं, ये इकोलॉजी में शामिल होता है।
सारे ऑर्गेनिज़म्स जो है ना वो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे माहौल में स्टेबिलिटी रहती है, तवाज़ुन बरकरार रहता है। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जो है उसमें जानदार जो है ना वो अपने माहौलियाती अवामिल के साथ ताल्लुक़ कायम कर रहे होते हैं। लिविंग थिंग्स में हमें पता है कौन से आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है ना जब ये सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर के साथ या सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो हम कहते हैं इकोलॉजी में इंक्लूड होता है। फिर हम स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम लोगों ने एनवायरनमेंट का वर्ड बहुत यूज़ किया है पिछली 2 डेफिनेशंस में। अब देख लेते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट में हम वो बैरूनी हालात या रिसोर्सेज का या स्टिमुलस का मुताला कर रहे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं। यानी एनवायरनमेंट में वो बैरूनी हालात, ज़राए या कोई भी स्टिमुलस आ जाएगा जो किसी भी जानदार के साथ इंटरेक्ट करता है, ताल्लुक़ कायम करता है, किसी भी जानदार के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, वो एनवायरनमेंट होगा। ये आउटसाइड द एनवायरनमेंट हो सकता है। आउटसाइड द एनवायरनमेंट में आ जाएगा आबो हवा, आ जाएगी टेम्परेचर, उसके बाद दर्जा हरारत। ये चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल या आउटसाइड द एनवायरनमेंट होंगी। और इनसाइड द एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट में हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं और काफ़ी इंटरेक्शन होता है उनके दरमियान। फिर हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी को। कम्युनिटी जो है ना वो एक ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स का जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मुख्तलिफ़ अक़साम की स्पीशीज़ जो है ना, उन स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज़म जो है ना वो आपस में ताल्लुक़ कायम कर रहे हों, एक ही जगह पे रह रहे हों, को एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड अ टाइम, एक ही जगह में एक ही वक्त पे प्रेजेंट हों। कम्युनिटी में हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के जानदार एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मौजूद हों तो वो कम्युनिटी कहलाएंगे। मसलन हम समंदर की बात करते हैं, समंदर में मछलियाँ भी होती हैं, छोटी मछलियाँ भी हो गई, बड़ी मछलियाँ भी हो गई, पौधे भी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी से के बाद हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स ऑफ सेम स्पीशीज़। कम्युनिटी में हमने बात की कि मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के जानदार। पॉपुलेशन में हम कहते हैं कि सेम स्पीशीज़ के जानदार मीन्स सारे शेर प्रेजेंट हों, सारे शेर एक जगह पे हों, सारे ज़ेब्रा एक जगह पे हों, सारे हाथी एक जगह पे हों, तो वो हाथियों की पॉपुलेशन होगी, शेर की पॉपुलेशन होगी और ज़ेब्रा की पॉपुलेशन होगी। वो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही जगह पे रह रहे हों और एक ही जगह पे रहते हुए उनके दरमियान ताल्लुक़ भी हो, यानी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हों वो, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज़ की होती है। मसलन हम शेरों की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ शेरों की बात कर रहे हैं तो शेर जो है वो एक स्पीशी है। और कम्युनिटी जो है ना इसमें हम मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे अब शेर की बात की, हाथी की बात की, ज़ेब्रा की बात की, गैंडे की बात की, ये चारों जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना ये डिफरेंट हैं तो ये कम्युनिटी में आएंगे। फिर इकोसिस्टम की डेफिनेशन, जैसे पहले मैंने बताई आपको कि कम्युनिटी जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के इंटरेक्शन का नाम है और इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। उसके बाद इकोसिस्टम को अगर हम यहाँ इस डायग्राम से देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, यानी पानी भी है, उसके बाद फ्रॉग्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, सॉइल भी है, फ़िश भी है, स्नेल भी है और प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे सनलाइट भी आ रही है और फ्लाइज वगैरह भी हैं, टैडपोल लार्वा वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये सब इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोम की। बायोम जो है ना वो एक लार्ज रीजन होता है, यानी एक वसी जगह हम कह सकते हैं। बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सर्टन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज़। बायोम हम कहते हैं कि वो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ के दर्जा हरारत जो है ना वो ख़ास होगा और वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज़ भी होंगी। बायोम मसलन हम कह सकते हैं सहरा, रेगिस्तान। अब ये स्पेसिफ़िक क्लाइमेट होता है यहाँ पे बारिश किस टाइम आनी है, कितनी बारिश आनी है, कितनी धूप रहनी है, कितनी गर्मी रहनी है, कितना टेम्परेचर रहना है, ये सब कुछ जो है ये स्पेसिफ़िक होता है वहाँ पे। और बाकी मैदानी इलाकों से डिफरेंट भी होता है। द क्लाइमेट एंड जियोग्राफी ऑफ अ रीजन डिटरमिन्स व्हाट टाइप ऑफ बायोम कैन एग्जिस्ट इन दैट रीजन। किसी भी जगह की लोकेशन जो है ना
या किसी भी बायोम की लोकेशन जो है ना वो डिसाइड करती है कि किसी भी बायोम के ऊपर ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी बायोम, कि वहाँ का माहौल कैसा होगा और वहाँ की ना जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन कैसी होगी। अगर वो ज़रख़ेज़ है वहाँ पे कुछ उग सकता है, तो अगर बारिश वगैरह वहाँ पे होती है तो वहाँ पे प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि किसी भी जगह का दर्जा हरारत और वहाँ की जियोग्राफी यानी वहाँ की अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ ने सर्वाइव करना है, कौन से प्लांट्स रहेंगे, कौन से एनिमल्स रहेंगे। बायोम जो है ना वो मुख्तलिफ इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है और यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ भी होती हैं। वो कम्युनिटीज़ स्मॉल स्केल पे भी हो सकती हैं, यानी थोड़ी कम्युनिटी भी हो सकती है जिसमें थोड़ी स्पीशीज़ होंगी, या ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो है वो भी हो सकती है। अब हम कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स में हम कहते हैं कि सहरा, जंगल, ग्रासलैंड, टंड्रा, ये सारे जो है ना, या इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ इक़साम की इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स ये मिल के बायोम बनाती हैं। ये बायोम की एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं। बायोम वो एरिया होता है जो किसी भी क्लाइमेट या जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, और क्लाइमेट और जियोग्राफी डिसाइड करती है कि उस बायोम के ऊपर कौन सी स्पीशीज़ रहेंगी, प्लांट्स की या एनिमल्स की। बायोम को लार्ज इकोसिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी भी होती है, लार्ज एरिया भी होता है और प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी होती है यहाँ पे। एग्जांपल्स में हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और डिसीजियस फॉरेस्ट वगैरह। फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर जो है ना ये प्लानट का वो पोर्शन होता है जहाँ पे हम फिज़िकल ट्रेड्स की बात कर रहे होते हैं, यानी हम लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा बायोस्फीयर बना रही होती हैं। बायोस्फीयर में हम एटमॉस्फेयर, इकोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को मेंशन करते हैं कि ये इसकी टाइप्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं। फिर बायोस्फीयर में अगर हम हवा की बात करें, यानी हम ज़मीन से ऊपर की सतह की बात करें तो हमारा एटमॉस्फेयर होगा। अगर हम सारी पानी वाली जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी बात करें तो हम हाइड्रोस्फीयर की स्टडी कर रहे होंगे। फिर अगर हम यहाँ पे ज़मीन पे मौजूद चट्टानों की, पहाड़ियों की बात करें तो हम लिथोस्फीयर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये तीनों चारों जो है ना ये मिल के बनाते हैं बायोस्फीयर। फिर हम स्टडी करते हैं हैबिटाट को। हैबिटाट में हम कहते हैं कि ये किसी भी स्पीशी का घर या किसी भी स्पीशी के रहने की जगह जहाँ पे वो प्लांट या एनिमल या कोई और ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है उसको हैबिटाट कहा जाता है। द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहेंगे हैबिटाट। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल नीश की। द इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब द रोल एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन द एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल नीश में हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज़म अगर किसी जगह पे रह रहा है तो वहाँ पे रहते हुए वो क्या किरदार अदा कर रहा है इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में, ये हमारा इकोलॉजिकल नीश होगा। स्पीशीज़ हैबिटाट, स्पीशीज़ के हैबिटाट को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है उसने कब एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट किया, कब वो एक्टिव हुआ है, कब उसने खाना वगैरह तलाशना शुरू किया है, कब उसका इंटरेक्शन जो है वो बाकी स्पीशीज़ के साथ हुआ है, और वो एनवायरनमेंट से अपनी फूड कैसे ले रहा होता है। अब यहाँ पे प्यूकी को लिव्स इन मार्श एरियाज, इसके एग्जांपल दी हुई है। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स एंड ग्रासेस। ये जो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है ना ये पुकी को है, और ये मार्श एरियाज में रहता है और ये स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है और ग्रास के ऊपर फीड करता है। फिर हम टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं, आर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी जो है ना इसमें हम एक ही तरह की स्पीशीज़ का जानदारों और बेजान अवामिल जो हैं उनके साथ ताल्लुक़ को देख रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं आर्टिकोलॉजी की। यानी आर्टिकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन वाला काम होता है, पॉपुलेशन के सिमिलर होता है। ये पॉपुलेशन में जैसे एक स्पीशीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है ना, आर्टिकोलॉजी में भी एक स्पीशी को डिस्कस किया जा रहा होता है, लेकिन वो स्पीशी जो है वो जानदारों के साथ और बेजान फैक्टर्स जो है ना, यानी एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट के, उनके साथ कैसा ताल्लुक़ है उसका या इंटरेक्ट कैसे कर रही है, ये भी देखा जाता है आर्टिकोलॉजी में। उसके बाद सिनिकोलॉजी में हम कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो अगर एट अ टाइम किसी जगह पे रह रही हैं तो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे ताल्लुक़ कायम कर रही हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे रोल प्ले कर रही हैं, कैसे अपनी फूड वगैरह ले रही हैं, इनको स्टडी किया जाता है सिनिकोलॉजी में। उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि कौन सी खसूसियात होती हैं नीश की। सबसे पहले फीडिंग हैबिट्स, यानी ख़ुराक जो है वो कहाँ से मिल रही है, ये कौन सी जगह है जहाँ पे ख़ुराक जो है वो ऑर्गेनिज़म्स को इजीली अवेलेबल होती है। उसके बाद पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं इकोसिस्टम में रहते हुए, यानी क्या किरदार अदा कर रही हैं।
किस हद तक वो इंटरेक्ट कर रही हैं ये भी देखा जाता है। फिर इंटरेक्शन को देखा गया, उसके बाद एनर्जी सप्लाई कैसे होती है कि प्लांट्स जो हैं वो अगर खुराक तैयार करते हैं तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर वो फूड जो है वो कंज्यूमर्स खाते हैं तो वो एनर्जी उनके पास जाती है। तो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, और सन से प्लांट्स तक सप्लाई ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है और प्लांट से फिर आगे कंज्यूमर तक कैसे जा रही है, ये भी एट्रीब्यूट में शामिल होता है। फॉर एग्जांपल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंपटीशन। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है ना, इस ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर रहा होता है, हम यूँ कह सकते हैं। ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है। और कंपटीशन में हम कहते हैं कि अगर कम्युनिटी के दौरान मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हैं तो ख़ुराक हासिल करने के लिए उनके दरमियान मुकाबला होगा, यानी अगर ख़ुराक कम है और स्पीशीज़ ज़्यादा हैं तो ऐसे कंपटीशन पैदा हो जाता है स्पीशीज़ के दरमियान। फिर हम कुछ फिज़िकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, नमी आ जाती है, पीएच आ जाती है, सॉइल, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग। ये सारी जो है ना ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।